हेलो, गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12 में आपका जो बायोलॉजी विषय है उसमें जो हमारा चैप्टर चल रहा है वंशागति का आणविक आधार, उसमें आज का हम नया टॉपिक लेकर आए हैं। आज का टॉपिक है आपका आरएनए, जिसे हम फुल फॉर्म में कहते हैं राइबोस न्यूक्लिक अम्ल। तो आपसे ये प्रश्न जो है कई बार पूछा भी जाता है, इसलिए और हमारे पाठ्यक्रम में भी है, पूछते हैं कि राइबो न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। तो उसी पर आधारित आज का हमारा टॉपिक है राइबो न्यूक्लिक अम्ल यानी आरएनए। इसको राइबोज न्यूक्लिक अम्ल भी कहा जाता है क्योंकि आरएनए में राइबोज शर्करा उपस्थित होती है और इसे राइबो न्यूक्लिक अम्ल भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं क्या होता है आरएनए, क्योंकि इसके पहले हम डीएनए पढ़ चुके हैं परंतु आरएनए नहीं पढ़ा है, आरएनए भी पढ़ना है हमें। देखिए क्या है, ये है आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स से मिलकर बनी मुख्य रूप से एक रज्जु की संरचना होती है। यानी न्यूक्लियोटाइड्स से बनी हुई संरचना डीएनए भी होती है और आरएनए भी होती है, परंतु डीएनए जो होती है वो द्विरज्जु की संरचना होती है। यानी डीएनए में दो रज्जुक होते हैं यानी दो कुंडल होते हैं, जबकि आरएनए में एक रज्जुक होता है, एक कुंडल होता है। इसीलिए जब हम दोनों में डिफरेंट पढ़ते हैं तो लिखते हैं डीएनए में कि ये डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड है और डीएनए दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं से मिलकर के बना होता है, जबकि आरएनए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से मिलकर के बना होता है। क्योंकि आरएनए की जो संरचना है वो एक रज्जु की होती है, यानी एक रज्जुक होता है। रज्जुक से मतलब है एक कुंडल होता है, जबकि आपने डीएनए की संरचना देखी है और डीएनए की संरचना में भी पढ़ा है कि डीएनए द्विकुंडली होता है, द्विचक्राकार होता है, द्विरज्जुक होता है। ठीक है, तो आगे कुछ जीवों में द्विरज्जुकी आरएनए भी पाए जाते हैं। यानी ये अपवाद है, हर एक चीज़ का कुछ ना कुछ अपवाद होता है। तो वैसे जो है मुख्यतः आरएनए की जो संरचना होती है वो एक रज्जु की होती है। ठीक है, एक रज्जु की ही पढ़ना है हमें, परंतु कहीं कहीं पर लिखा होता है, कहीं कहीं किसी किसी जीव में जो है विशेष रूप से द्विरज्जुकी आरएनए भी पाए जाते हैं, उस पर हमें ध्यान नहीं देना है। आगे राइबोन्यूक्लिक अम्ल कोशिका द्रव्य, केंद्रक व राइबोसोम में पाया जाता है। आपसे पूछा जाता है कि आरएनए कोशिका के किस कोशिकांग में उपस्थित होता है। एक नंबर में एक क्वेश्चन एक दो बार पूछा गया है कि आरएनए कोशिका के किस कोशिकांग में उपस्थित होता है, तो आप बताओगे कोशिका के कोशिका द्रव्य, यानी कोशिका में कोशिका द्रव्य, केंद्रक और राइबोसोम में उपस्थित होता है। यानी ये इसकी स्थिति कहाँ पूछा जाता है, ये कहाँ पर पाया जाता है, कहाँ स्थित होता है, तो कोशिका द्रव्य व राइबोसोम में पाया जाता है। तीनों ही जो ये कोशिकांग है ये कोशिका के कोशिकांग हैं। आपको पता है राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन संश्लेषण का काम करना, केंद्रक का काम पता है इसमें आनुवंशिक पदार्थ डीएनए उपस्थित होता है, जिससे आनुवंशिक मटेरियल कहते हैं। आनुवंशिक मटेरियल आनुवंशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करता है। कोशिका द्रव्य कोशिका के अंदर भरा हुआ एक तरल पारदर्शी द्रव होता है, यानी एक तरल चिपचिपा पारदर्शी द्रव होता है जिसे कोशिका द्रव्य कहा जाता है। ये कोशिका को बाहरी आघातों, चोट आदि से सुरक्षा करता है तथा कोशिका के अंदर उपस्थित अन्य कोशिकांगों को आपस में चिपकने से बचाता है। तो ये तीनों कोशिकांग कोशिका में ही पाए जाते हैं। इसके बाद आरएनए का निर्माण हजारों न्यूक्लियोटाइड से होता है। यानी अब आरएनए किससे बनता है, ये न्यूक्लियोटाइड से ही मिलकर के बना होता है। आरएनए का न्यूक्लियोटाइड भी डीएनए जैसा ही होता है। यानी जिस प्रकार से डीएनए का न्यूक्लियोटाइड बनता है उसी प्रकार से आरएनए का भी न्यूक्लियोटाइड बनता है, परंतु डीएनए और आरएनए में कुछ अंतर जरूर होता है। यानी जो आरएनए है इसका निर्माण डीएनए से ही होता है और यह भी जो है पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से बना होता है
पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से ही निर्मित होता है, क्योंकि इसका निर्माण डीएनए से होता है। आगे यानी इसका जब निर्माण होता है तो इसमें कई हजार न्यूक्लियोटाइड्स अणु भाग लेते हैं, और आरएनए का जो न्यूक्लियोटाइड है वो डीएनए जैसा ही होता है, यानी इसका जो न्यूक्लियोटाइड है वो डीएनए जैसा ही होता है। फिर भी आरएनए और डीएनए में अंतर होता है, और वो अंतर आपको यहाँ पर 2 पॉइंट में बताया गया है कि इसका यानी जो 2 मुख्य अंतर होते हैं वो क्या होते हैं। देखिए, परंतु ये निम्न 2 बातों में डीएनए से भिन्न होता है। डीएनए में पाए जाने वाले प्रमुख क्षारक थायमीन, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन हैं। आपको पता है डीएनए में 4 नाइट्रोजनी क्षारक या नाइट्रोजनी बेस पाए जाते हैं। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमीन, 4 नाइट्रोजन बेस या नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं, जबकि इनमें से क्या होता है, आरएनए में 3 तो उपस्थित होते हैं, परंतु एक नाइट्रोजनी क्षारक यानी कि जो आपका थायमीन है, थायमीन के स्थान पर यूरेसिल नामक पिरिमिडीन क्षारक होता है, क्योंकि ये जो थायमीन है ये पिरिमिडीन क्षारक की श्रेणी में आता है। ठीक है, तो थायमीन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। ये डीएनए और आरएनए में भिन्नता को प्रदर्शित करता है, यानी आरएनए को डीएनए से अलग करता है। आपको याद रखना है कि डीएनए में 4 नाइट्रोजनी क्षारक एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमीन पाए जाते हैं, जबकि आरएनए में थायमीन के स्थान पर यूरेसिल पिरिमिडीन क्षारक पाया जाता है। तो ये अंतर जो है आरएनए और डीएनए में करता है। इसके बाद दूसरा पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये भी बहुत ध्यान देके लर्न करना होता है कि डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है, जबकि आरएनए में राइबोज शर्करा पाई जाती है। आप उसके नाम से ही बना लेना डीएनए, डीएनए से डीऑक्सीराइबोज शर्करा, और आरएनए में राइबोज शर्करा, इसमें डी नहीं है तो हमें डी हटा करके पढ़ना है, राइबोज शर्करा पाई जाती है। और ये जो है एक महत्वपूर्ण अंतर है जो इन्हें एक दूसरे से अलग करने में सहायक है, यानी जो राइबोज शर्करा है ये आरएनए और डीएनए में दोनों में जो है इसको अलग करने में सहायक होती है, क्योंकि डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है, आरएनए में राइबोज शर्करा होती है। ये 2 जो है निम्न बातें हैं जो डीएनए और आरएनए को मुख्य रूप से अलग करती है। इसके अतिरिक्त भी एक और है पॉइंट, वो भी हम पढ़ते हैं कि जो हमारा राइबोन्यूक्लिक अम्ल है ये सामान्य रूप से एक आनुवंशिक पदार्थ नहीं है। ठीक है, आप ध्यान दे के सुनना कि जो आरएनए है ये सामान्य रूप से एक आनुवंशिक पदार्थ नहीं है, क्योंकि हम डीएनए जब पढ़ते हैं तो डीएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है, क्योंकि आनुवंशिक मटेरियल डीएनए ही होता है। डीएनए के कारण ही आनुवंशिक सूचनाएं जो है एक जनरेशन से अगली जनरेशन में, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती हैं, जबकि आरएनए के बारे में बात करते हैं और हम पढ़ के आए हैं कि आरएनए का निर्माण डीएनए से ही होता है, यानी जो आरएनए है इसका निर्माण डीएनए से ही होता है। ये भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से बना होता है। इसमें कई हजार अणु न्यूक्लियोटाइड्स के भाग लेते हैं, या कई हजार न्यूक्लियोटाइड अणुओं से आरएनए का निर्माण होता है, परंतु फिर भी जो आरएनए है यानी आरएनए का न्यूक्लियोटाइड भी डीएनए जैसा ही होता है, परंतु फिर भी कुछ अंतर होता है। अंतर तो आप 2 पढ़ लिए हैं, लेकिन उसी में बता रहे हैं कि आरएनए जो है एक सामान्य आनुवंशिक पदार्थ नहीं होता है, ठीक है, परंतु अपवाद स्वरूप में ये जो है द्विरुज्जुकी एवं आनुवंशिक भी होता है। आपको बताया है इसकी संरचना जो है वो मुख्य रूप से एक रज्जुकी संरचना होती है, यानी ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से मिलकर बना होता है, और ये आनुवंशिक भी नहीं होता है, यानी आनुवंशिक भी नहीं होता है, परंतु अपवाद स्वरूप ये द्विरज्जुकी भी होता है और
आनुवंशिक भी होता है। और कहाँ होता है? जैसे रियो वायरस में ये आनुवंशिक भी होता है। रियो जो वायरस है, रियो जो विषाणु है, उस रियो विषाणु में ये आनुवंशिकता का गुण भी प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो इसके बाद अब हम आते हैं आरएनए के प्रकार। आपसे पूछा जाता है आरएनए के प्रकार कितने होते हैं। तो आरएनए जो है वो मुख्यतः दो प्रकार होता है, दो प्रकार का होता है। ठीक है, आरएनए जो है वो मुख्यतः दो प्रकार का होता है, जिसमें से पहला है आनुवंशिक या वायरल आरएनए। ठीक है, आनुवंशिक या वायरल आरएनए। वायरल से क्या तात्पर्य है? आपने कई बार सुना होगा कि हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो बताते हैं इस समय वायरल फीवर चल रहा है, किसी को बुखार आ रहा है तो उसके पास बैठना और उठना नहीं चाहिए, यानी उसके संपर्क में नहीं रहना चाहिए। ठीक है, वायरल फीवर कहते हैं उसको। तो वायरल फीवर क्या होता है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हो जाता है। जिस प्रकार से इस समय कोरोना वायरस चल रहा है, तो कोरोना वायरस क्या है? कोरोना वायरस जो है कोविड-19 बीमारी बना रहा है, डिजीज बना रहा है। और इसमें क्या है? कम्युनिटी ट्रांसमिशन होता है, यानी एक लोग से, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ये तुरंत ट्रांसफ़र हो जाता है, स्थानांतरित हो जाता है। तो जो कम्युनिटी ट्रांसफ़र डिजीज होती हैं वो हमारी वायरल डिजीज़ कहलाती हैं, और ये मुख्यतः वायरस के द्वारा होती हैं। ठीक है, तो सारी डिजीज़ नहीं वायरस के द्वारा होती हैं जो वायरल होती हैं, कुछ जेनेटिक भी होती हैं, कुछ जेनाइटल ऑर्गन्स के द्वारा भी इंक्रीज हो जाती हैं, जैसे एड्स वगैरह, हार्पीस, इसके बारे में भी आप पढ़ चुके हो। तो हम यहाँ पर जब बात कर रहे थे वायरल की, वायरल का मतलब है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में। तो जो आनुवंशिक लक्षण होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुँचते हैं, स्थानांतरित होते हैं, यानी कि वायरल होते हैं एक पीढ़ी से। तो इसलिए इसको आनुवंशिक या वायरल आरएनए भी कहते हैं। तो ये आपका पहला पॉइंट है, आरएनए का पहला प्रकार है आनुवंशिक या वायरल आरएनए। अब देखिए क्या है आनुवंशिक या वायरल आरएनए। अधिकांश पादप विषाणुओं, जीवाणुभोजी विषाणुओं में, अधिकांश पादप विषाणुओं, पादप विषाणु क्या होते हैं? कुछ ऐसे वायरस होते हैं जो प्लांट वायरस होते हैं, जो पौधों में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं। जैसे जब हम फसलों के बारे में अध्ययन करते हैं तो पढ़ते हैं आलू का किंडवा रोग, गन्ने का चितकबरा रोग। ठीक है, इस प्रकार के जो रोग होते हैं वो पादपों में उत्पन्न होते हैं, और उनका जो कारक होता है वो वायरस होता है, विषाणु होता है। तो अधिकांश पादप विषाणु कामा जीवाणु भोजी विषाणु। ठीक है, जीवाणु भोजी विषाणु जैसे तंबाकू का मोज़ेक वायरस, तंबाकू का मोज़ेक वायरस सबसे अच्छा एग्जाम्पल्स है जीवाणु भोजी वायरस में जो है। और इसमें जो है ये जो आपका आनुवंशिक या वायरल आरएनए है, ये सबसे पहले जो है तंबाकू के मोज़ेक वायरस में ही इसकी खोज की गई थी, यानी सबसे पहले इसको तंबाकू के मोज़ेक वायरस में ही खोजा गया था, जो हमारा आनुवंशिक या वायरल आरएनए है। तो हम जब यहाँ बात कर रहे हैं तो यहाँ देखते हैं अधिकांश पादप विषाणु, जीवाणु भोजी विषाणुओं। तो पादप विषाणु बताया जो पौधों में वायरस के द्वारा रोग उत्पन्न करते हैं, चितकबरा रोग, कंडुआ रोग, बौनापन, इस प्रकार के कई रोग होते हैं पौधों में। इसके अतिरिक्त जीवाणु भोजी विषाणुओं में, तो जीवाणु भोजी विषाणु जो है वो तंबाकू में उपस्थित था, जैसे तंबाकू का मोज़ेक वायरस, ठीक है, में आरएनए आनुवंशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है। यानी आप यहाँ पर पर्टिकुलर दो नाम दिए गए हैं और किसी में मत लिखना। आपका है पादप, इसको ब्लैक पेन से लिख लेना, पादप विषाणु और जीवाणु भोजी विषाणुओं। ठीक है, जिसके नीचे अंडरलाइन है इन्हें ब्लैक कर लेना। इन्हीं दो में जो है आरएनए जो है वो आनुवंशिक पदार्थ के रूप में उपस्थित होता है, जेनेटिक मटेरियल के रूप में प्रेजेंट होता है। इसमें डीएनए का अभाव होता है, क्योंकि यहाँ पर जो है आनुवंशिकता का गुण जो है वो स्वयं राइबोस न्यूक्लिक अम्ल यानी आरएनए ही दर्शाता है, इसलिए यहाँ पर डीएनए अनुपस्थित होता है, डीएनए का अभाव होता है। इस आरएनए में डीएनए जैसी सभी उच्च श्रेणी की आनुवंशिक सूचनाएं निहित होती हैं। आपको पता है जो डीएनए है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल, इसमें आनुवंशिक सूचनाएं सारी की सारी संग्रह होती हैं, निहित होती हैं।
क्योंकि डीएनए ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक सूचनाओं का स्थानांतरण करता है। आपको पता है, पीछे भी पढ़ के आए हो, डीएनए के कार्य में भी आपने पढ़ा है कि ये आनुवंशिक सूचनाओं का वाहक है। डीएनए जो है ये आनुवंशिक सूचनाओं का वाहक होता है और ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक सूचनाओं को पहुंचाता है, ऐसा हम पढ़ के आते हैं। तो जहां पर जब आरएनए आनुवंशिक हो जाता है तो डीएनए जैसी हरकतें करता है, क्योंकि आपको पता है कि डीएनए जो है सभी उच्च श्रेणी की, उच्च श्रेणी से तात्पर्य है डीएनए जो उच्च श्रेणी के यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक जंतु हैं, जैसे मनुष्य, गाय, भैंस, बकरी, चतुष्पादी गमन करने वाले जीव, कवक, जीवाणु को छोड़ करके, ठीक है, जीवाणुओं को छोड़ करके या विषाणुओं को, कुछ विषाणुओं को छोड़ करके कवक इत्यादि में जो है डीएनए उच्च सूचनाओं को, आनुवंशिक सूचनाओं को निहित रखता है। तो यहाँ पर आरएनए जो है वो डीएनए जैसी सभी उच्च श्रेणी की आनुवंशिक सूचनाएं निहित करता है, क्योंकि उसको आनुवंशिकता जैसा लक्षण प्रदर्शित करना है, यानी आनुवंशिक लक्षणों को आगे पहुंचाना है। क्योंकि वैसे काम डीएनए का होता है, परंतु जब आरएनए ही आनुवंशिक वायरल आरएनए हो जाता है पादप विषाणुओं और जीवाणुभोजी विषाणुओं में, तब ये डीएनए जैसी हरकतें करने लगता है। इसके बाद दूसरा है प्रकार हमारा आरएनए का अनानुवंशिक आरएनए। अनानुवंशिक आरएनए का आनुवंशिक के आगे आ लग गया है, आ से मतलब हो जाता है अपोजिट। जैसे आप उपस्थित के आगे अनुपस्थित, उपस्थित का अपोजिट अनुपस्थित लिखते हो, यानी प्रेजेंट का एब्सेंट, तो का मतलब हो जाता है प्रेजेंट का मतलब उपस्थित है और अनुपस्थित का मतलब है नहीं है। तो उसी प्रकार से यहाँ भी आनुवंशिक था, आनुवंशिक के साथ अनानुवंशिक लग गया, यानी क्या था यहाँ पर आनुवंशिक था, आनुवंशिक के आगे अनानुवंशिक लग गया। तो इसका मतलब है ये वाला आरएनए आनुवंशिकता जैसा लक्षण प्रदर्शित नहीं करता है, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है अनानुवंशिक आरएनए में कि सभी यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक जीवों में, आपको यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक इसके पहले भी बताया है, जितने भी उच्च श्रेणी के जीव हैं वो यूकैरियोटिक में आते हैं, जैसे सभी समस्त जो है पादप जीव और चतुष्पादी गमन करने वाले यानी स्तनधारी जीव। उसके बाद प्रोकैरियोटिक में आपको बताया था, प्रोकैरियोटिक में आपका कवक आता है, ठीक है। तो जितने भी यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक जीव हैं केवल विषाणुओं को और जीवाणुभोजी वायरसों को छोड़ करके, तो उनमें जो है आरएनए क्या करता है, जीवों में आनुवंशिकी का नियंत्रण डीएनए करता है। वही बताया जितने उच्च श्रेणी के जीव हैं, उच्च श्रेणी के जो जीव हैं उन उच्च श्रेणी के जीवों में आनुवंशिकता का कार्य डीएनए द्वारा संपादित होता है। वही लिखा गया है कि जीवों में आनुवंशिकी का नियंत्रण डीएनए करता है, आरएनए इस प्रक्रिया में सहयोग प्रदान करता है। यानी उच्च श्रेणी के जीवों में, उच्च श्रेणी के जो जीवधारी हैं उनमें आनुवंशिकता का गुण जो है, आनुवंशिकता का गुण डीएनए के द्वारा नियंत्रित और संपादित किया जाता है, जबकि वहाँ पर आरएनए केवल सहायता करता है, मदद करता है। तो इससे ये समझ में आया कि डीएनए ही आनुवंशिकता का लक्षण प्रदर्शित करता है, डीएनए ही आनुवंशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वहाँ पहुँचाता है, आरएनए केवल सहायता प्रदान करने के लिए साथ में लगा रहता है। तो यहाँ पर आरएनए जो हो जाता है वो अनानुवंशिक हो जाता है, यानी आरएनए अनानुवंशिक होता है, डीएनए यहाँ पर आनुवंशिक होता है, आरएनए अनानुवंशिक होता है। तो इस प्रकार आरएनए के जो प्रकार थे वो दो थे मुख्य रूप से, आनुवंशिक आरएनए और दूसरा था अनानुवंशिक आरएनए। तो जो हमारा अनानुवंशिक आरएनए है उसको 3 भागों में बांटा गया है। इसके बाद के अगले वीडियो में हम अनानुवंशिक आरएनए के प्रकार पढ़ेंगे डिटेल से, क्योंकि ये पूछा जाता है। वहाँ पर मुख्यतः आरएनए के प्रकार में से आनुवंशिक और अनानुवंशिक प्रकार कम पूछा जाता है, जबकि अनानुवंशिक आरएनए के प्रकार पूछे जाते हैं, जिसमें से पहला हमारा है संदेश वाहक या प्रेषक आरएनए।
इसको इंग्लिश में स्मॉल mRNA यानी कि मैसेंजर RNA कहा जाता है, क्योंकि ये हमारी जो कोशिका है उसमें जो है संदेश पहुंचाने का, जो हमारे जेनेटिक लक्षण है उनको संदेश के रूप में जो है मैसेजिंग करता है, इसलिए इसको संदेशवाहक या प्रेषक RNA और शॉर्ट में mRNA यानी मैसेंजर RNA। इसके बाद दूसरा हमारा राइबोसोमल RNA। यहाँ ये जो राइबोसोमल RNA है ये राइबोज में प्रोटीन, जो हमारी राइबोसोम में उपस्थित प्रोटीन है उसके संश्लेषण में जो है मदद करता है। इसको भी ये तीनों डिटेल से ही कल पढ़ेंगे अगले वीडियो में। यानी राइबोसोमल RNA ये भी दूसरा प्रकार है, इसे स्मॉल mRNA लिखा जाता है। और अगला है स्थानांतरण RNA, यानी इंग्लिश में इसको स्मॉल tRNA यानी कि ट्रांसफर RNA कहा जाता है। तो इसी के साथ आज का जो हमारा वीडियो था राइबोन्यूक्लिक अम्ल यानी RNA पर आधारित यहाँ पर समाप्त होता है। इसके बाद अगले वीडियो में हम आपसे अनानुवंशिक RNA के प्रकार के साथ मिलेंगे। तब तक आप इसको अपनी कॉपी पे शेयर करना, अच्छे से इसको लर्न करना, और जो चीज़ समझ में नहीं आई हो उसको मैसेज करके ज़रूर पूछना।